नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं बीएल माली एक बार फिर आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कल हमने एक क्लास देखी थी जिसका टाइटल था इतिहास का परिचय। उसी क्रम को मैं आगे रखते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के परिचय में कल हमने 3 बिंदुओं पे बात की थी, जिसमें पहला बिंदु था इतिहास का परिचय, दूसरा बिंदु था इतिहास की परिभाषा और तीसरा बिंदु था इतिहास पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, उसी कड़ी में हम आज और आगे बात करने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, मैंने जो 17 तारीख को जिस सीरीज की शुरुआत करनी थी वो क्लास आज सुबह अपलोड हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू था। और मैंने जब शेड्यूल जारी किया था तो उसमें आपको बताया था कि एक दिन इंडियन हिस्ट्री की क्लास आएगी और एक दिन राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आएगी और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा जुलाई में। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के मेरे को पर्सनल मैसेज आए और उन्होंने कहा कि सर आप या तो इंडियन हिस्ट्री की ही क्लास शुरू कीजिए या राजस्थान हिस्ट्री की ही क्लास शुरू कीजिए, ताकि हमारे बीच में कोई गैप ना आना पाए और हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आप कोई एक ही पार्ट स्टार्ट कीजिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट प्रारंभ किया जाए और अगस्त के महीने में जो है राजस्थान हिस्ट्री का भी पोर्शन शुरू कर देंगे और रोज 2 क्लास आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसा मैंने सोचकर और इंडियन हिस्ट्री की ही क्लास आपको देने का ये विचार बनाया है और उसी पे मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इतिहास का परिचय में ही आप फिर हेडिंग दे दीजिए। मैं भी हेडिंग दे देता हूँ, इतिहास का परिचय। ठीक है, इतिहास का परिचय। ठीक है, इसमें प्यारे साथियों हमने 3 पोर्शन पढ़ लिए थे। पहला देख लिया था, हमने परिचय देख लिया था, इतिहास का परिचय देख लिया था। दूसरा बिंदु हमने परिभाषा देख ली थी, है ना। और तीसरा हमने देख लिया था इतिहास को पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चौथा, वो रहेगा इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, है ना। स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, और 5वां जो पॉइंट होगा वो होगा इतिहास का विभाजन, है ना, विभाजन। तो यहां पे जाके हमारा इतिहास का जो परिचय होता है वो पूरा होता है। तो इनमें से हमने ये पोर्शन देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था और ये 2 बच रहे थे। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा स्रोत के ऊपर। देखिए प्यारे साथियों, इतिहास को जानने के लिए हमें 2 प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के स्रोत? एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप हेडिंग जमाना स्रोत और फिर वहां पे लिखना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखिए क्या होते हैं 2 प्रकार के स्रोत। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और जो दूसरा होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। इनके आधार पे हम संपूर्ण इतिहास को जानते हैं। जितना भी इतिहास है, जहां का भी इतिहास है, वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जाना जाता है या साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोतों में क्या आते हैं, साहित्यिक स्रोतों में क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में तो आते हैं हमारे मृदभांड आते हैं, है ना, सिक्के वगैरह आ जाते हैं और स्मारक आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं, या कोई पुरातात्विक सामग्री जो हमें जो अवशेष रूप में मिलते हैं ना, किसी भी सभ्यता संस्कृति के जो अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके जो हमको बिना जो लिखित जो हो, बिना लिखे हुए जो साक्ष्य होते हैं ना, वो इसमें आते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं ना। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं पुरातात्विक स्रोतों में, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं दे देता हूं मृदभांड, है ना। मृदभांडों का बहुत बड़ा रोल है।
मृदभांड हो गए, है ना, आभूषण भी इसी में आएंगे, आभूषण, मृदभांड, आभूषण, सिक्के, है ना, मुहरें, इसके अलावा क्या आएंगी, मुहरें, है ना, अभिलेख, अभिलेख, अभिलेखों को ध्यान रखना साहित्यिक स्रोतों में नहीं रखा जाता, अभिलेखों को पुरातात्विक स्रोतों में ही रखा जाता है ना। इसके अलावा स्मारक, है ना, स्मारक, स्मारक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें काफी सारी चीजें आती हैं पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है। ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, इन साहित्यिक स्रोतों में जो भी हमारे लिखित जो स्रोत उपलब्ध होते हैं, हमको कोई भी पुस्तक है, काव्य है, महाकाव्य है, या अन्य कोई इतिहास का ग्रंथ है, तो वो सब इसमें आता है ना, साहित्यिक स्रोतों में। तो इस प्रकार से इतिहास को हम दो प्रकार के स्रोतों से जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा इतिहास का जो विभाजन किया है। प्यारे साथियों, इतिहास का जो विभाजन किया है हमारे विद्वानों ने, वो इन स्रोतों के आधार पर ही किया है ना, कि जिस काल की जानकारी के जो जो स्रोत उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर हमने इतिहास का विभाजन किया है। और इतिहास का विभाजन, संपूर्ण इतिहास को हमने 3 पार्टों में बांटा है, 3 कालों में बांटा है ना, जिनका आधार क्या रखा है, ये स्रोत, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग में, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, और इतिहास का विभाजन में यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग डालता हूँ, आप अलग से हेडिंग डालना, ठीक है। आपके रजिस्टर में आप नीचे डालना हेडिंग, ये सब लिखा उसके नीचे यहाँ पे एकदम बीच में डाल देना इतिहास का विभाजन, इस प्रकार से। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इतिहास का विभाजन, है ना। ये किसके आधार पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आधार, आधार क्या है, स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, है ना, स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है। कितने प्रकार में किया गया है, 3 प्रकार में किया गया है। 3 कौन कौन से हैं, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, या इनको किस आधार पे 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जैसे इतिहास का विभाजन, इसमें जो पहला विभाजन है इसको हम कह सकते हैं सॉरी प्री हिस्टोरिकल एज, है ना, प्री हिस्टोरिकल एज, है ना, अर्थात हिंदी में लिखते हैं इसको प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल एज अर्थात प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा जो इसका काल आता है वो आता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज, है ना, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो विभाजन हम करते हैं वो पाते हैं हम, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर, ठीक है। तो तीसरा प्रकार का है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज, है ना, सॉरी हिस्टोरिकल एज।
हिस्टोरिकल एज अर्थात ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस प्रकार से इतिहास का जो विभाजन है हमने 3 पार्टों में किया है। कौन कौन से पार्टों में किया है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्यारे साथियों, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आखिर इनको किस आधार पे और 3 पार्टों में बांटा है। देखो, स्रोतों के आधार पे हमने इनको 3 पार्टों में बांटा है। तीनों की क्या विशेषताएं हैं? प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं हम? ध्यान से सुनना, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी जानकारी का स्रोत क्या हो, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही जिस काल की जानकारी देते हों, वो काल, इतिहास का वह कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड के अंदर आता है। यानी कि केवल पुरातात्विक स्रोत ही इसकी जानकारी के साधन हैं। साहित्यिक स्रोत यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। और उपलब्ध क्या मतलब, इस काल में लिपि की जानकारी लोगों को थी ही नहीं, इसलिए ये लोग कुछ लिख ही नहीं पाए। इसलिए इस काल की जानकारी केवल हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। इसलिए इसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज के नाम से जानते हैं। नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इस काल की क्या विशेषता है? देखो साथियों, जैसा हमने बताया कि इतिहास की जानकारी के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में हमको पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध होते हैं, है ना। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों उपलब्ध होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को हम इतिहास जानने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। कारण क्या है कि उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते। इस वजह से उपलब्ध साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो होते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन इतिहास को जानने के लिए उनका आज तक इस मनुष्य ने या हमने प्रयोग नहीं किया। इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो काल है हिस्टोरिकल एज, इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जानकारी के जो स्रोत होते हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही होते हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक काल है, ठीक है। इसमें दोनों ही उपलब्ध होते हैं और दोनों ही प्रकार के स्रोतों से हमने इतिहास को जाना भी है। तो ये हो गया ऐतिहासिक काल। तो आप समझ गए होंगे तीनों में क्या विशेषताएं हैं। देखो, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, इसकी जानकारी भी पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है, लेकिन इसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए उस लिपि को, इसलिए साहित्यिक स्रोतों का हमने उपयोग नहीं किया। जैसे इसमें जो काल आएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता है कि वहाँ लिपि की जानकारी तो मिलती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए जानकारी के स्रोत तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। अब चूंकि लिपि हमें उपलब्ध हुई है, उनको लेखनी का ज्ञान तो था, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए हमने इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। और इसमें तो दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया ही जाता है, चाहे वो साहित्यिक हो और पुरातात्विक हो, दोनों उपलब्ध भी होते हैं और दोनों का इतिहास को जानने के लिए हमने प्रयोग किया भी है। अब एक बेसिक सा सवाल आपके आ रहा होगा कि इतिहास के कालखंड में इसको हम समय के आधार पर बांटे तो कौन कौन सा समय इनका होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसका जो काल है ये लगभग जो है 25 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट एंड ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर
आता है। ठीक है, और ये जो काल आता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज, इसको हम लगभग जो रखते हैं वो 3000 बीसी से और करीब 600 बीसी रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हर किताब में ये जो समय दे रखा है ये हर किताब में अलग अलग है। प्राचीन भारत में ये मोटा मोटा अनुमान ही लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ तक का काल जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में रहा होगा। वैसे हम देखें तो हमारे 600 बीसी में वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाती है। 1500 बीसी से 600 बीसी का जो काल है वो वैदिक सभ्यता का काल है। लेकिन वैदिक सभ्यता में भी हमको लिपि की जानकारी कहीं मिलती नहीं है, लेकिन उसमें काफी डिबेट भी है, क्योंकि वैदिक साहित्य काफी मिला भी है हमें। वेद मिले हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, लेकिन वो कब लिखे गए थे इसका एग्जैक्टली आज तक हमें पता नहीं चल पाया। इसलिए इसमें काफ़ी डिबेट है, काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। इसलिए हम इनको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि वैदिक काल यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन आप मोटा मोटा अनुमान ये मान सकते हैं। इसमें ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं, केवल आपकी समझ के लिए ये सवाल मैंने या ये जो टाइम पीरियड लिखा है वो आपकी समझ के लिए लिखा है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो है वो हमारा करीब 600 बीसी से और वर्तमान तक रहेगा ही रहेगा। 600 बीसी से वर्तमान तक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मामला आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में हम इतिहास का विभाजन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो मैं इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा आपको यहाँ पे हेडिंग जमा के लिख देता हूं, ताकि आपको रिवीजन के लिए ये सुविधा रहेगी। तो आप हेडिंग जमाइए प्रागैतिहासिक काल और फिर उसकी परिभाषा हम लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। आप हेडिंग जमा लीजिए प्रागैतिहासिक काल। देखिए मैं हेडिंग जमा देता हूं 1 नंबर पे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, प्री हिस्टोरिकल एज, है ना। प्री हिस्टोरिकल एज आप अंग्रेजी में लिख लेना, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं हम, तो मैं इसकी यहाँ पे लिखूं परिभाषा सॉरी, कि इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही उपलब्ध होती है, वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है ना। जैसे पाषाण काल, है ना, जैसे पाषाण काल जो है उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। इसकी जानकारी के कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते, क्योंकि इस समय में मानव खाना बदोश था, एकदम बर्बर था, आदिवासी था, घुमक्कड़ जीवन जीता था, कोई स्थायी निवास नहीं था। इसलिए वो जब स्थायी निवास ही नहीं था तो फिर लिखना कहाँ से सीखेगा, है ना। तो ये एक बेसिक सा परिचय आपको, इसकी परिभाषा हो गई, इतनी काफी है। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के पुरातात्विक स्रोत से ही उपलब्ध होती है, जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है। ये के मैं हटा देता हूं। ठीक है, दूसरी हेडिंग आप जमाइए
दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, आप लिख देना अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझा तो मैंने दिया ही आपको कि इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के जिसकी जानकारी के साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों का हम उपयोग नहीं कर पाए हैं, है ना। लेकिन साहित्यिक स्रोतों का उपयोग हम इतिहास को जानने में नहीं कर पाए हैं। ऐसा कालखंड क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना तो थोड़ा मुनासिब प्रतीत नहीं होता। इसका जो वास्तविक नाम होना चाहिए वो होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता। तो हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता ही लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पुरातत्व की यह परंपरा रहती है कि किसी भी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल जो होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम होता है। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का जो वास्तविक नाम होना चाहिए, जो सही नाम होना चाहिए पुरातत्व की परंपरा के अनुसार, वो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। इसलिए हमारे व्यवहार में हमेशा हमें ये होना चाहिए कि हम हड़प्पा सभ्यता ही कहें, सिंधु घाटी सभ्यता या इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता और अन्य जो सभ्यताएं हैं ऐसा हम ना कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरे बिंदु पे आते हैं हम ऐतिहासिक काल में, है ना। तीसरा बिंदु है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये कौन सा काल होता है? इसमें मैं लिख दूं कि इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के लिए साहित्यिक व
पुरातात्विक, साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हों और उनका उपयोग भी किया जा सके इतिहास का वह कालखंड ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसमें दें तो हम जैसे दे सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हम दे सकते हैं महाजनपद काल दे सकते हैं, मौर्य काल दे सकते हैं, है ना, गुप्त काल दे सकते हैं, और वर्तमान तो चल ही रहा है उसके बाद का, तो है ना। ठीक है, वर्तमान तो चल ही रहा है, गुप्त काल। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया, आप बताना तो मैं कल थोड़ा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो ये इतिहास का विभाजन हमने जो स्रोतों के आधार पर किया था, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना। अब देखिए, एक विद्वान हुए थे पीएफ सुहम नाम से, उन्होंने भी इतिहास को 1776 में 3 भागों में विभाजित किया था, और उनके विभाजन का जो आधार था वो भी स्रोत ही थे। और वो कौन से स्रोत थे? उन्होंने जो स्रोत देखे थे जो कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है, कोपेनहेगन संग्रहालय के नाम से उसको हम जानते हैं। उस संग्रहालय में जो साक्ष्य उपलब्ध थे, उन साक्ष्यों के आधार पर पीएफ सुहम या सुम ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसमें उन्होंने पहला जो भाग रखा वो रखा पाषाण काल रखा, दूसरा जो भाग रखा वो कांस्य काल रखा, और तीसरा जो भाग रखा वो रखा लोह काल। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, और इस प्रणाली को इतिहास के विभाजन की त्रिकाल प्रणाली भी हम कहते हैं, है ना, त्रिकाल प्रणाली भी हम कहते हैं। तो मैं वो बात भी यहाँ पे थोड़ी सी लिखना चाहूँगा, ये आपने उतार ही लिया होगा, नहीं उतारा तो आप उतार लीजिए, मैं हट गया हूँ और मैं अब अगले स्लाइड पे आता हूँ और पीएफ सुहम वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, देखिए, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे हेडिंग लगाइए और मैं लिख देता हूँ 1776 ईस्वी में, काफ़ी पुरानी बात है, 1776 ईस्वी में पीएफ सुहम या इसको सुम भी लिखते हैं, सुम, पीएफ सुहम या सुम ने कोपेनहेगन संग्रहालय, कहाँ पे है? कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में, है ना। कोपेनहेगन संग्रहालय में उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, स्रोत या साक्ष्य कहें,
है ना, स्रोतों के, हाँ, स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को तीन भागों में, तीन कालों में, तीन कालों में विभाजित किया था, तीन कालों में विभाजित किया था, किया था। वो तीन काल कौन कौन से थे? तीन कालों में हम पहला काल लें, पहले नंबर पे उन्होंने रखा था पाषाण काल, है ना, पाषाण काल। पाषाण काल को हम लिखते हैं स्टोन एज, है ना, स्टोन एज, या इसको लिथिक एज भी बोलते हैं पाषाण काल को, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो काल रखा वो रखा था कांस्य काल, है ना, कांस्य काल। कांस्य काल में कौन सा काल आता है? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो कांस्य काल में आता है। इसको अंग्रेजी में लिखें तो हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज, है ना, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। और जो तीसरा जो काल रखा वो तीसरा था लोह काल, है ना, लोह काल, आयरन एज, IRON, आयरन एज। ये थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, आयरन एज। तो इस प्रकार से पीएफ सोम ने इतिहास को तीन कालों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल में बांटा। कई बार ये फैक्ट पूछ लेते हैं किस आधार पे बांटा, तो कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पे बांटा, कब बांटा, 1776 में बांटा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इतिहास का पहली बार विभाजन जो किया वो किस विद्वान ने किया, तो पीएफ सोम ने किया, और कब किया, 1776 में किया। किस आधार पे किया, तो कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पे किया। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। कितने भागों में किया, तो तीन भागों में किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। इस प्रणाली को इतिहास के विभाजन की त्रिकाल प्रणाली भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाल के आप इसको लिख लेना, नोट डाल के लिख देता हूँ, आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इतिहास के विभाजन की, इतिहास के विभाजन की इस प्रणाली को, इस प्रणाली को त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है। त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये हो गया इस जो विभाजन था पीएफ सोम का, इसको त्रिकाल प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इतिहास का विभाजन प्यारे साथियों पूरा हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब जो इतिहास का जो परिचय था वो हमारा पूरा हो गया। इतिहास के परिचय में हमने 5 बिंदु देखे। एक तो इतिहास का परिचय देखा, जिसके अंदर हमने इतिहास क्या होता है ये देखा, इतिहास शब्द का क्या परिचय होता है, इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया ये देखा। दूसरे बिंदु के रूप में इतिहास की परिभाषा देखी। तीसरे बिंदु के रूप में इतिहास क्यों पढ़ा जाता है ये देखा। चौथे बिंदु के रूप में हमने इतिहास के जानने के स्रोत देखे, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। और जो 5वां पॉइंट था वो हमने देखा इतिहास का विभाजन, और इतिहास के विभाजन में हमने ये सारा मैटर पढ़ लिया। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और अब जो अगली जो क्लास होगी वो हमारी पाषाण काल से होगी। देखो, हमने वहां भी जो इतिहास का विभाजन किया था स्रोतों के आधार पे, वो भी, उसमें भी जो था हमारा प्री हिस्टोरिकल एज, उसमें भी पाषाण काल था। और ये जो पीएफ सोम का जो विभाजन है इसमें भी पाषाण काल है, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी हमारी वो पाषाण काल पे होगी, ठीक है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, और बिल्कुल अब हम रिदम में आ गए हैं और लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आ रही होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है क्लास,
और हाँ, यदि कुछ आप परिवर्तन चाहते हो इस मेथड में कि सर आप ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, आप जो भी सलाह देना चाहो तो वो दे सकते हो। आपकी सलाह जरूर हम मानेंगे यदि मानने योग्य होगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल से। आप अच्छे से ये नोट करते रहना, आप बढ़िया से नोट्स बना लेना और आप है जो उनका पढ़ते रहना, है ना। रोज का जो रोज की जो क्लास है उसको आप रोज तैयार करते रहना, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन आ नहीं पाएगा और चीजें आसानी से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।